जय हिंद विद्यार्थियों। नमः संस्कृताय। जयतु संस्कृतम न। चूंकि हम लोग संस्कृत क्लास में हैं तो संस्कृत के जयकारी, संस्कृत का वंदना तो बनता ही है। संस्कृत संस्कार की भाषा है। अक्सर हमने सुना है, जो भी विद्यार्थी जुड़ते हैं कहते हैं कि मैं संस्कृत में कुछ नहीं जानता हूं सर, बिल्कुल जड़ से बताइएगा, जीरो है मेरा। तो एक बात ध्यान रखिए, जो भी टॉपिक आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको बिल्कुल आप जड़ ही समझिए, ठीक है ना। उस टॉपिक वाइज को आप क्लियर कीजिए। जैसे अभी समास चल रहा है हम लोगों का, तो समास को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से, अब बाकी चीज जो छोड़ दीजिए कि संस्कृत में ये नहीं आता, वो नहीं आता है। समास तो आता है, समास को आप एकदम जड़ से पकड़ लीजिए, ठीक है ना। और जो चीज आप समझ जाएंगे, समझिए, वो अलग अलग टॉपिक जो होता है अलग अलग अपना होता है। अनुवाद अलग है, समास अलग है, संधि अलग है, ठीक है ना। तो जो टॉपिक आप समझ रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, और ऐसा आपको कहीं अन्यत्र नहीं उपलब्ध हो पाएगा। बिल्कुल तोड़कर एकदम समझा के बताते हैं, ठीक है। जहां भी है, जैसे केवल एग्जाम्पल देना वो चीज नहीं है, उसको समझना है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। इसके पहले क्लास में पहला वीडियो आप देख लीजिएगा। समास तत्पुरुष समास हो चुका है समास में, ठीक है। तत्पुरुष का विभक्ति तत्पुरुष आपका आ रहा है 2021-22 जो 10th बोर्ड है उसके लिए। और उसके बाद है अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव समास में स्टूडेंट्स देखेंगे कि क्या क्या आ रहा है। अनु, देखिए, अनु, उप, अनु, उप, सह, सह, अनु, उप, सह, नीर, प्रति, यथा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ रहे हैं आपके 2021-22 सिलेबस में। अव्यय भाव समास में अनु, उप, सह, नीर, प्रति, यथा, याद रखेंगे। ये 6 हैं, मतलब ये अव्यय हैं। अव्यय भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। एक चीज जान लीजिए, समास में आप पीछे भी देखे होंगे सारा डिफिनेशन बताया गया है आपको, बट इसमें इस क्लास में आपको हम बता दें, संक्षेपण को समास कहते हैं। संक्षेप में मैंने बहुत बड़ी बात जो हमको कहनी होती है उसको इन शॉर्ट संक्षेप में जब हम कहते हैं वही समास होता है। संक्षेप को ही समास कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये अव्यय है। अव्यय वो समास में पहला पद आपका अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय होता है। जानते हैं समास में 2 पद है, प्रथम पद और अंतिम पद। तो प्रथम पद अव्यय होता है इसमें, और प्रधान होता है, ठीक है ना। डिफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं, वैसे लिख भी सकते हैं कि अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास, ये आता नहीं है, डिफिनेशन नहीं आता आपको, बस एग्जांपल समास पद लिखें और विग्रह करें। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय समझते हैं, न व्ययम इति अव्ययम, माने जो कभी लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको अव्यय कहते हैं। अव्यय तथा प्रधान होता है। प्रधान मतलब मुख्य होता है। इसका समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, ठीक है ना। मतलब इसका जो समस्त पद होगा वो नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। पहला पद इसका प्रधान होगा और अव्यय होगा, है ना। अव्यय, पहला पद अव्यय होगा। और जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे, अव्यय से जो समस्त पद का विग्रह जब हम लोग बनाएंगे तो जो अव्यय होगा उसका अर्थ क्या होगा, पहले आ जाएगा, है ना। नहीं, बाद में रहेगा, सॉरी। जो समस्त पद में पहले होता है और जब विग्रह करेंगे तो उसका बाद में आता है, और बाद वाला जो पद है उसमें विभक्ति लग के पहले हो जाता है। ये ऑपोजिट चलता है, ठीक है। देखिए, पहला है अनु। अनु, इसका अनु का मतलब होता है पश्चात, नोट कर लेंगे, पश्चात या योग्यम,
योग्यम, ठीक है ना, हिंदी होता है इसका। अनु का पश्चात या योग्यम पहला है अनु, ठीक है ना। वो समस्त पद में पहला पद अनु आपको रहेगा, अव्यय रहेगा, तो समझ जाएंगे कि अनु जो है इसका पश्चात या हमको योग्यम करना है। और जो अंतिम पद है उसमें आप विभक्ति लगाएंगे। कौन विभक्ति? षष्ठी विभक्ति, ठीक है ना। देखिए ये जो समस्त पद होता है, एक एग्जांपल लिख दें। देखिए अनु रामम, अनुरामम, ठीक है ना। अनु नगरम, अनुनगरम, ऐसे होता है। तो इसमें जो ये अनु है यही अव्यय है और ये संज्ञा है। तो ये संज्ञा है तो इसी में आप विभक्ति लगाएंगे। षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे और अपोजिट होगा। ये पहले आ जाएगा 1 नंबर पर और ये 2 नंबर पर, लास्ट में चल जाएगा। पहले इसको लिखेंगे, बाद में इसको लिखेंगे। इसका पश्चात या योग्यम लिखेंगे। तो कब? लिखिए, यदि अंतिम पद व्यक्तिवाचक या भाववाचक हो, व्यक्तिवाचक या भाववाचक हो, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या भाव नहीं, समूहवाचक है ना, या जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक हो तो अनु का पश्चात लिखते हैं। अनु का पश्चात लिखिएगा। तथा भाववाचक हो तो योग्यम, पश्चात नहीं लिखेंगे, फिर योग्यम लिखेंगे। योग्यम लिखते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे, लिखते हैं। जैसे हुआ आपका एग्जाम्पल जिसे दिया अनुरामम, अनुरामम पहले बताए थे ना कि इसका पहला पद अव्यय होता है। देखिए अनु अव्यय है और दूसरा पद संज्ञा हो तो उसमें क्या होगा कि समस्त पद जब हो जाएगा तो नपुंसकलिंग एक वचन, रामम नपुंसकलिंग एक वचन हुआ। तो अब इसमें ये पहले नंबर पाएगा संज्ञा, इसमें षष्ठी लगाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इसमें ये लिखे नहीं है, षष्ठी लगाया जाता है। तो हो जाएगा रामस्य, रामस्य पश्चात इति। अव्यय भाव समास में इति लगा देंगे, लास्ट में इति लगाएंगे। रामस्य पश्चात इति, अनुनगरम है तो नगरस्य पश्चात इति, ठीक है ना। उसके बाद अनुरूपम, अनुरूपम क्या हो जाएगा बताइए। अनुरूपम जो है ये रूपम है। रूपम कोई व्यक्तिवाचक नहीं है, न जातिवाचक है, रूप है ना, रूप। तो ये हो गया भाव हो गया एक। तो इसमें क्या करेंगे, रूप को तो षष्ठी लिखेंगे ही, रूपस्य और पश्चात नहीं लिखेंगे, योग्यम, रूपस्य योग्यम इति, ठीक है ना। रूपस्य योग्यम इति, देखिएगा ध्यान से कि आपका ऑप्शन रहेगा अनुरूपम में रूपस्य पश्चात भी दिया रहेगा ऑप्शन, बट आपको वहां पश्चात नहीं करना, योग्यम को करना है। अनुरागम, अनुरागम तो राग, देखिए राग है ना यहां पर, देखिए तो हो जाएगा रागस्य योग्यम इति, ठीक है ना। वो समझ लीजिए वही है और डॉट कर दिए हैं। तो अब इसी तरह से हाँ, लेकिन अब इसमें मान लीजिए कि अब शब्द जो है अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, उसके हिसाब से आपको उसके षष्ठी विभक्ति को लगाना है। जैसे मान लो अनुविष्णुम है, अनुविष्णुम। अब यहां क्या कीजिएगा, देखिए विष्णु ये उकारांत है, ऊ आ गया तो इसका षष्ठी विभक्ति याद रखेंगे, उकारांत में ऊ होता है, विष्णु, विष्णु पश्चात, यहां योग्यम नहीं कीजिएगा, पश्चात इति, ठीक है ना। विष्णु पश्चात इति, क्लियर हो गया। तो अनु आप लोग क्लियर किए। देखिए
जो भी पढ़े एकदम मन से पढ़े और उसको याद रखें, ठीक है ना, उसमें कंफ्यूजन न रह जाए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं बार बार कहता हूं, आप लिखिएगा, बताइएगा हमको, ठीक है। चलिए, इसके बाद है अनु के बाद सेकंड नंबर, दूसरा में उप। उप का समीप होता है ना, मीनिंग याद रखना होगा, उप का समीप। दूसरा है आपका सेकंड उप। उप जो अव्यय है, सॉरी इसका यहां भी हलन छोड़ो, समीपम। समीपम, उप का समीपम। और इसमें भी जो वही चीज करेंगे कि जो उप शुरू में रहेगा समस्त पद में, विग्रह करते समय उसका समीपम लास्ट में कर देंगे, और जो संज्ञा पद है उसमें आप षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, ठीक है ना। षष्ठी विभक्ति एक वचन। जैसे इसका लिखना होगा, इसमें वही षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाएंगे, जैसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जल्दी होगा आपका, ठीक है ना। जैसे अब याद रखिए, बोल दिए हैं कि षष्ठी विभक्ति एक वचन संज्ञा पद में, अंतिम वाले में। जैसे उपरामम, पहला ही वाला एग्जांपल, उपरामम, तो इसका क्या हो जाएगा, अच्छा गलत हो गया, यहां पर लिख दे रहे हैं, रामस्य समीपम। रामस्य समीपम इति। उपनगरम। उपनगरम क्या होगा इसका, तो क्लियर हो गया, अब आप जान गए। नगर में से लगा दीजिएगा, षष्ठी, नगरस्य समीपम इति। हाँ, ये चीज बता चुके हैं। यहां पर म हलन कीजिएगा कि म के बाद यदि कोई स्वर आ रहा हो तो म का अनुस्वार मत लिखिएगा, ठीक है ना। समीपम इति, इति आप लिखिए, ईश्वर है तो म का हलन करके लिखिएगा, अनुस्वार नहीं। और ऐसे आ जाता है तो मान लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप तो उसी को टिक करना है। उपनगरम। अब है उपगंगाम। उपगंगम, ठीक है ना, उपगंगम। तो ये गंग है, गंग मतलब गंगा, गंगा से लिया गया, उपगंगम। तो गंगा आकारांत हो गया तो इसका षष्ठी लगाएंगे तो गंगा याह, ठीक है ना, गंगा याह समीपम इति। क्लियर है। क्या करना है, देखना अव्यय को, हमको उप है, देखिए उप लगा हुआ है, तो जहां भी उप है उसको समीपम कर देना है, उप को समीपम। अब विग्रह करते समय लास्ट में ले जाना है उसको, और जो संज्ञा पद है उसमें षष्ठी विभक्ति लगा के पहले ले लेना है, ठीक है ना। बस वही षष्ठी लगाइएगा। और एक वचन तो स्या लगाइए या यह लगाइए, ठीक है ना, या ओह लगाइए। जैसे उप विष्णुम है, उप विष्णुम रहेगा तो विष्णु समीपम इति, उप विष्णुम। क्लियर है, उप हो गया आपका। उप में अगर कोई दिक्कत है, जैसे उपरामम है, उपनगरम है ना, उप विद्यालयम भी हो सकता है, उपनिषदम हो जाएगा, है ना। उपनिषद होता है, 108 उपनिषद हैं हिंदू धर्म में, तो 108 में उपनिषद उसका नाम क्यों पड़ा, उप माने समीप, और निषद मीन्स बैठकर। समीप बैठकर जो अध्ययन किया जाता है, जो पढ़ा जाता है गुरु के पास, उसको उपनिषद कहते हैं, ठीक है। चलिए, उप के बाद नीर। अभी सह को छोड़ते हैं क्योंकि सह थोड़ा सा बड़ा है, सह को हम लोग लास्ट में कर लेंगे। नीर देखिए, थर्ड में नीर कर दे रहे हैं, नीर। नीर में नीर का अभाव होता है ना, अभाव, नोट कर लेंगे, नीर का अभाव। अब एक चीज ध्यान रखना है यहां पर कि अभाव जब होगा तो एक चीज का अभाव नहीं होता है, बहुतों का अभाव होता है। ज्यादा संख्या में हो तब उसको हम अभाव मानते हैं, कमी मानते हैं। अभाव मीन्स कमी, ठीक है ना। तो अब यहां पर षष्ठी विभक्ति लगाएंगे लेकिन बहुवचन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुतों का कमी होगा। हाँ, एक चीज है उसमें कि अगर अनकाउंटेबल है, जिसको आप गिन नहीं सकते, तरल पदार्थ है, लिक्विड है, तो उसमें आप एक वचन लगाएंगे, और बाकी जो काउंटेबल है उसमें बहुवचन। नीर का अभाव होता है। और इसके संज्ञा पद में, ये संज्ञा पद कहिए चाहे अंतिम पद कहिए, संज्ञा पद मतलब अंतिम पद, अंतिम पद,
में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाते हैं। यदि संज्ञा पद द्रव्यवाचक हो, माने द्रव्यवाचक संज्ञा हो, या अनकाउंटेबल, क्या अनगिनत, जिसको गिना न जा सके, संज्ञा पद तरल हो तो एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति तो रह गई, एक वचन लिखते हैं, ठीक है ना। षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखते हैं। जैसे मिटा लें, हाँ, इसको क्लियर कर दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा नीचे आपको दिक्कत होगा। जैसे ऊपर लिख दे रहे हैं, देखिए ये डिफाइन हटा दिए और छओं को हम लोगों को पूरा कर लेना है, ठीक है। इसका जैसे लिखते हैं, जैसे निर्मक्षिकम, अब यहां देखिए नीर यहां लगा हुआ है, नीर, और उसके बाद मक्षिकम है। मक्षिकम मतलब मक्खी, तो मक्षिक जो शब्द है उसका हम षष्ठी बहुवचन करेंगे पहले। तो लिखेंगे मक्षिकाणाम, जैसे बालक का होता है मक्षिकाणाम, और नीर का क्या हो जाएगा, अभावः, मक्षिकाणाम अभावः इति, ठीक है ना। निर्जनम, क्लियर हो गया, कर लेंगे। जनानाम अभावः इति, जनानाम अभावः इति, क्लियर है, जनानाम अभावः इति। लेकिन अगर रहेगा कि निर्जलम, तो अब यहां पर आप जला नाम नहीं करेंगे। नीर तो है, उपसर्ग है, जलम है, तो अब जल क्या, लिक्विड है, आप इसको तो गिन नहीं सकते ना। तो बहुत सारे जल, इसका बहुवचन नहीं करेंगे, एक वचन में लिखेंगे जलस्य अभावः इति, ठीक है। निर्विघ्नम, तो विघ्न है, बाधा है, इसको गिन सकते हैं आप। बाधाएं बहुत सारी होती हैं, 2 4 3 4 बहुत सारी बाधाएं आती है, ठीक है। तो विघ्ना नाम अभावः इति, अब इसका अपोजिट में आप समझ ले कि मान ले कि अगर विग्रह दिया है, समासपद करना है, तो आप वही काम करेंगे कि मक्षिका नाम अभावः इति है, तो अभावः को आप नीर कर दीजिए, नीर, और मक्षिका नाम जो है किस शब्द का रूप है, तो मक्षिक का, तो मक्षिकम कर दीजिए, निर्मक्षिकम, ठीक है ना। जलस्य अभावः, तो अभावः को नीर कर दीजिएगा, और जलस्य का जलम, तो निर्जलम। नीर याद रखेंगे, वो रेफ के रूप में आएगा ना, क्योंकि आगे आपका व्यंजन है ना। नीर के बाद निर्जलम, नीर के बाद ज आता है ना, तो रेफ हो जाता है, ठीक है। ओके, यहां तक हो गया। नीर के बाद प्रति, आगे हम मिटाते हैं इसको, और इसके बाद प्रति देखते हैं, संभव है इस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। बट एक चीज है, इसमें ध्यान रखेंगे कि सह जो है वो थोड़ा सा 3 गो होता है ना, वो अलग अलग होता है। सह, साकम, सार्धम, सदृशम, सादृश्यम अलग अलग होता है। तो हम लोग अनु कर लिए, उप कर लिए, निर कर लिए, प्रति 1 2 3, चौथा में प्रति। इसको विप्सा भी कहते हैं, विप्सा मतलब द्विरुक्ति,
द्विरुक्ति होता है इसमें। जहां भी आपको समास पद में प्रति दिखाई दे तो उसका जो संज्ञा पद है उसको 2 बार कर दीजिए ना, द्विवचन द्वितीय विभक्ति एक वचन में 2 बार। और प्रति तो क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा। प्रति की जगह पर ही द्विरुक्ति होता है, मतलब कि यदि समस्त पद में, यदि समस्त पद में प्रति अव्यय हो, प्रति अव्यय हो तो संज्ञा पद का द्विरुक्ति हो जाता है। द्विरुक्ति मतलब 2 बार हो जाता है। और किसमें? तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में, द्वितीय विभक्ति एक वचन में, या जो लिखा रहता है, जो कि वो एक वचन में ही तो होता है, नपुंसकलिंग एक वचन में, एक वचन में लिखते हैं। वेरी सिंपल है, प्रति वाला, ठीक है ना। जैसे प्रतिदिनम बताते हैं जब, तो स्टूडेंट कहते हैं सबसे आसान तो यही है, सबसे इजी है, बिल्कुल। प्रति लगा हुआ, प्रति माने प्रत्येक होता है ना, हर सबको, प्रत्येक को, प्रति गृहम, प्रति छात्रम, प्रति नगरम, कहीं भी अगर प्रति आप देखिए तो इसको 2 बार कर दीजिए, किसको? दिन को। तो दीनम इति हो गया, दीनम इति, ठीक है। तो प्रतिदिनम हो गया। अगर आप विग्रह दिया हुआ है दीनम इति, असमझ पद बनाना है, तो देखिए कि 2 बार है, 2 बार है तो क्या द्विरुक्ति है, माने विप्सा मतलब प्रति, तो उसको प्रति कर दीजिए और दीनम को कर दीजिए, 2 की जगह पर 1 है ना, प्रतिदिनम। इसी तरह प्रतिगृहम क्या कीजिएगा? गृहम इति। बट एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें कि प्रति है तो उसमें संधि भी होता है ना, ई का यह करके, मान लो आ गया प्रत्येकम। अब बताइए तो प्रति दिख रहा है आपको इसमें? प्रति है यहां? नहीं, प्रति नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको संधि विच्छेद करके देख लीजिए। संधि विच्छेद कीजिएगा तो प्रति प्लस एकम है ना, यह संधि है, ई का यह हुआ है, प्रति में ई जो है वो यह हुआ है, तो प्रति एकम है ना। यहां अगर संधि विच्छेद हम लोग करते हैं तो प्रति प्लस एकम, इसलिए समास के पहले संधि हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या आ गया? ये ई का यह हुआ है, उसमें ए मिला है तो ये हो गया है ना, प्रत्येकम। इस कंडीशन में इसका विग्रह करेंगे, एकम एकम इति, ठीक है, प्रत्येकम। ओके, समझ गए? प्रत्येकम, ठीक है ना। तो यहां संधि विच्छेद आप कर लीजिएगा। प्रति आपको नहीं दिख रहा है, प्रत्यय दिख रहा है, तो लगेगा कि प्र है, प्र नहीं है, प्रति है। और एकम इति, जो संज्ञा पद आया उसको आप कर लेंगे द्वित्व, 2 बार। चलिए, ओके। अब इसके बाद है यथा को करते हैं, और यथा के बाद सह, जो है प्रयास हमारा यही है कि आपका एक वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए। हाँ, तो देखिए अब है लास्ट नहीं, इसके बाद सह छोड़े हैं, यथा का ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसका क्या बनता है? अनतिक्रम्य, ठीक है ना, अनतिक्रम्य। जहां भी आप यथा अव्यय देखिए तो उसके जो संज्ञा पद है उसको पहले कर लीजिए, और यथा को अनतिक्रम्य लास्ट में, और इसमें वही द्वितीय विभक्ति लगाएंगे है ना। इसके संज्ञा पद में या अंतिम पद में, संज्ञा पद में द्वितीय विभक्ति ना, यहां अब षष्ठी नहीं,
द्वितीया विभक्ति एक वचन लगाते हैं, एक वचन लिखते हैं, द्वितीय विभक्ति एक वचन। और यथा का अनतिक्रम्य, ध्यान रखेंगे, अनतिक्र आधम और य अनतिक्रम्य हो जाता है ये लास्ट में, ठीक है। के अनुसार होता है इसका हिंदी, जैसे यथा शक्तिम, तो आप देख रहे हैं यथा लगा हुआ है, यथा अव्यय है, और शक्ति में, तो शक्तिम को जम करते हुए लिखेंगे, चूंकि ऑलरेडी वो है द्वितीय विभक्ति में नपुंसक लिंग, तो शक्तिम इकारांत है, तो ऐसे शक्तिम अनतिक्रम्य इति, शक्तिम अनतिक्रम्य इति, ठीक है ना। यथा दानम, तो वही काम, दानम अनतिक्रम्य इति, ठीक है ना। क्लियर है। यथा योग्यम, क्या कर दीजिएगा, योग्यम के बाद अनतिक्रम्य इति, ठीक है। ये हो गया आपका यथा, बहुत इंपॉर्टेंट है यथा, बिल्कुल हर साल आता है, एकदम फिक्स पक्का मान लीजिए यथा वाला, क्योंकि ये अलग होता है, अनतिक्रम्य इसमें होता है यथा का, तो इसको आप नोट कर लेंगे, बढ़िया से याद रखेंगे कि अनतिक्रम्य लिखना है, ठीक है, के अनुसार। शक्तिम अनतिक्रम्य मतलब शक्ति के अनुसार, ठीक है, दान के अनुसार, योग्य के अनुसार, योग्यता के अनुसार, ठीक है ना। चलिए अब एक है आपका लास्ट सह, यथा भी हो गया, और यथा के बाद सह में तृतीय विभक्ति लगाते हैं। वैसे कारक में भी आप पढ़े हैं कि सहार्थे तृतीया, सह के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है, जहां भी सह रहता है, सह मतलब होता है साथ में। लास्ट है छठा, छोड़े हुए थे, किस टाइम नहीं मिलेगा तो इसको बाद में कर लेंगे, लेकिन देखते हैं। सह मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, युगपत, सह का युगपत करेंगे, और संज्ञा पद में तृतीय विभक्ति एक वचन लिखते हैं, तृतीय विभक्ति एक वचन लिखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि हम लोग युगपद कब करेंगे, ठीक है ना, जब संज्ञा पद नपुंसक लिंग में हो ना, संज्ञा पद नपुंसक लिंग में हो, नपुंसक लिंग में हो, नपुंसक लिंग में हो तब उसमें युगपद करेंगे। जैसे सचक्रम, देखिए, और स का स होता है, समास पद में इसका अव्यय के रूप में स आता है, कहीं भी तीनों में, है ना, सदृशम सादृशम जो भी है उसमें सहितम भी रहेगा तो स रहेगा उसका। और सचक्रम, चक्रम यहाँ पर है आपका संज्ञा पद, चक्रम नपुंसक लिंग है तो लिखेंगे इसका चक्रेण युगपत इति, ठीक है ना, चक्रेण युगपत इति। लेकिन सबलम तो यहां पर बलेन सहितम लिखेंगे हम लोग, सहितम एक साथ ही मिला दे रहे हैं, समय की कमी है। बलेन सहितम इति सपरिवारम, सपरिवारम क्या लिखिएगा, परिवारेण सहितम इति, ठीक है ना, सहितम ही लिखेंगे, मैंने परिवार के साथ, जब साथ में रहेंगे तब आप सहितम लिखेंगे। और
आपके अंदर वो जुड़ा हुआ है, साथ में नहीं है, जुड़ा हुआ है, जैसे पहिए से जुड़ा हुआ है, सचक्रम, तो युगपत लिखेंगे। ओके। सहरी, सहरिम, तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। हरे सादृश्यम, सादृश्यम, हरे सादृश्यम इति, यहां पर सदृश रहेगा तो यहां षष्ठी लगा दीजिएगा, ठीक है, षष्ठी विभक्ति। सादृश्यम में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देख लिए। तो इस तरह से इसीलिए इसको छोड़े थे, थोड़ा सा और विस्तार में जाना था, बट देखते हैं। आप इसको इतना समझ लीजिएगा कि अगर नपुंसक लिंग में है या उससे जुड़ा हुआ है, साथ में मिला हुआ है, तो युगपत लिखेंगे। और साथ में है, बगल में, जैसे परिवार के साथ है, तो परिवार आप में जुड़ा हुआ नहीं रहता है ना, उसके साथ में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, सहितम, परिवार के साथ, सहितम। चलिए, ओके, आज इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे। और हाँ, कल आपका टेस्ट है, याद रखेंगे, जो सुपर 40 है उसमें आप जरूर शामिल होइएगा, जरूर देखिएगा। आप जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न आते हैं उस तरह से क्वेश्चन करके उसका आंसर का विस्तार से आपको व्याख्या किया जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।